हाँ जी दोस्तों नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी साथी शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ चैनल को शेयर भी करें। साथियों, हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 4 की पर्यावरण की किताब को। और इसमें अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं 2 वीडियो और आज हम डिस्कस करने वाले हैं तीसरा वीडियो। और इसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7, 8 और 9। देखिए, हमारा जो पार्ट 7 है यानी कि चैप्टर 7 जो है, ये है हमारे चैप्टर 6 से जुड़ा हुआ, ठीक है? ये 3 चैप्टर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, 6, 7 और 8। जैसा कि हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था ओमना का सफर, यानी कि ओमना की जो डायरी है उसके बारे में। ओमना की डायरी, ओमना का जो सफर है वो शुरू होता है और एंड होता है चैप्टर 8 में, ठीक है? तो इसके इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। जो ओमना है वो ट्रेन से सफर कर रही है और रास्ते में उसे कौन कौन सी जगह मिलती हैं और उसने क्या क्या अनुभव किए रास्ते में, इस सब चीज को इसमें बताया गया है, ठीक है? अब देखिए, वहां पर उसका सफर स्टार्ट हुआ था 16 मई और अब आ चुका है 17 मई। आगे बढ़ रहे हैं। अब सुबह हो गई है। मैं कल रात बहुत जल्दी सो गई थी। बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज जब सुबह ट्रेन रुकी तो मेरी आंख खुली। बाहर प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्ड पर लिखा था मडगांव। अप्पा ने बताया कि हम गोवा राज्य में हैं, ठीक है? तो पूछा जा सकता है कि मडगांव कहाँ है? तो मडगांव है गोवा राज्य में, ठीक है? अब देखिए, इसमें पूरा का पूरा अनुभव है उसका। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं हम उन्हीं को कवर कर रहे हैं। और वो जब ट्रेन से चल रही होती है तो ट्रेन की खिड़की से वो बहुत सारी चीजें देखती है। बाहर का वातावरण देखती है। बाहर उसे बहुत सारे पेड़ पौधे, पहाड़ियां दिखाई देती हैं। और जब ट्रेन जो है वो फाटक से गुजरती है तो फाटक के जो सिग्नल है वो सिग्नल हो जाता है। तो उसके दोनों ओर कई गाड़ियां, घोड़े, ट्रक और ये मतलब बच्चे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, ठीक है? और ये देखिए, यहाँ पर ये पूरा का पूरा चित्र के माध्यम से आप इसमें देख पा रहे होंगे, ठीक है? बहुत सारे अनुभव उसके इस यात्रा में उसको हुए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ें और देखते हैं कुछ लोग रेलवे फाटक तब भी पार करते हैं जब वह बंद होता है। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तो ट्रैफिक के जो नियम हैं, मतलब जब सिग्नल हो, मतलब रेलवे का सिग्नल हो, तब हमें वो पार नहीं करना चाहिए, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर ये जो इसकी जो ट्रेन है वो नदी के ऊपर पुल से पार हो रही है, ठीक है? और पुल भी जो है वो अलग अलग तरह के से कई प्रकार के पुल देखने को मिले, ठीक है? अब इससे संबंधित एक प्रश्न हमारे पास आएगा। और देखिए, यहाँ पर एक जो चित्र है, इस चित्र में आप देख पा रहे हैं सुरंग भी है। इसमें क्या है, जो पहाड़ियाँ है और पहाड़ियों को काट कर क्या है, सुरंग बनाई गई है और इसमें अंदर से ट्रेन जा रही है, ठीक है? ऐसा बहुत सी जगह देखने को मिलता है जहाँ अगर मतलब पानी ज्यादा है, यानी कि रास्ते जहाँ पर नदियाँ, समुद्र वाला रास्ता है, तो वहां पर क्या है कि पुल बना दिए जाते हैं, ब्रिज बना दिए जाते हैं। और जो पहाड़ियाँ हैं, अगर पहाड़ी वाला रास्ता है तो पहाड़ियों को काट कर सुरंग बना दी जाती हैं, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट हमें मिल रहा है इम्पोर्टेंट, ठीक है? गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग यानी कि 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, एज इट इज पूछ लिया जाता है, फैक्ट वाइज पूछ लिया जाता है कि गोवा से केरल तक के रास्ते में कितनी सुरंगें और कितने पुल मिलते हैं। तो आप बता देंगे गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर वही है कि ट्रेन में अंदर लोग बोलते हैं गर्मा गर्म इडली वड़ा और चाय बेचने वाले आते हैं। और वो रास्ते में देख रही होती है कि रास्ते में बहुत सारे नारियल के पेड़ उसे दिखाई दे रहे हैं, चावल की खेती हो रही है, ठीक है? और वो कोझिकोड पहुंच जाते हैं। अब देखिए, शाम 6 बजे तक कोझिकोड पहुंचेंगे, ठीक है? और सुनील का परिवार वहां उतर जाएगा। उस ट्रेन में उसके जो मित्र बने थे उनमें से एक परिवार वहां पर उतर जाएगा, ठीक है? और अहमदाबाद में मिलने की योजना भी बनाई है इन लोगों ने। अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, यहाँ पर मिलने की योजना भी बनाई है, ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें फिर एक क्वेश्चन मिलता है कि पता करो कि ये भाषाएं किन जगहों पर बोली जाती हैं। तो भाषा दी है और राज्य हमें बताना है कि कौन सी भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है।
तो मलयालम जो है, मलयालम केरल में ही बोली जाती है। ठीक है। कोंकणी कोंकणी जो है वो गोवा राज्य में बोली जाती है। ठीक है। और मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। और गुजराती गुजरात में। ठीक है। और कन्नड़ जो है वो कर्नाटक में बोली जाती है। तो अलग अलग राज्य है हमारे भारत में, अलग अलग हर राज्य की अपनी अपनी अलग अलग भाषा है, अलग अलग बोली है। ठीक है। अब रात हो चुकी है, हमने अपना सामान संभालना शुरू कर लिया है। लगभग 3 घंटों में हमारा स्टेशन कोट्टायम भी आ जाएगा। वहां हमें उतरना है। तो ठीक है, ओमना को कहाँ उतरना है? कोट्टायम में उतरना है। आज रात को हम बलियम्मा के घर जाएंगे। वहां से सुबह बस में बैठकर अम्मुमा के गांव के लिए रवाना होंगे। अब देखिए यहाँ पर दो शब्द आए हैं कि वलियम्मा और अम्मुमा। ये हमारे पर्यावरण में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। और देखिए तो इसको हम बात करें, विभिन्न राज्यों की भाषा, पहनावे, भोजन और भूभागों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने में बच्चों की मदद की जा सकती है। तो हमारे जो राज्य हैं, अगर हम बात करें देखिए आपसे, तो हमारे भारत के, अगर देखा जाए तो भारत को हम दो भागों में ऐसे बांटते हैं कि ये उत्तर भारत, ठीक है, और दक्षिण भारत, और पूर्वोत्तर भारत भी बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। यहाँ का भी जो एरिया है, यहाँ की भाषा और रीत रिवाज, कपड़े पहनने के तरीके सब अलग अलग हैं। उत्तर भारत के लोगों के अलग हैं और दक्षिण भारत के अलग हैं। और अगर हम इतना भी ना लें, तो हर राज्य के अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। हर राज्य की अपनी अलग अलग भाषा है। हर राज्य का अपना अलग अलग पहनावा है, अपना अपना अलग अलग भोजन है। ठीक है। तो भारत में अनेकता में एकता वाली चीजें हैं और बहुत सारी विविधताएं हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो देखिए जो शब्द आया मलयालम में बलियम्मा, माँ की बड़ी बहन को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आया हुआ है, टेट परीक्षाएं जितनी भी हुई हैं। तो माँ की बड़ी बहन को मलयालम में क्या कहते हैं? बलियम्मा, यानी कि मौसी को। ठीक है। और अम्मुमा, अम्मुमा अपनी माँ की माँ, यानी कि नानी को कहा जाता है। तो मलयालम में माँ की माँ को क्या कहा जाता है? तो अम्मू माँ कहा जाता है। फैक्ट क्वेश्चंस है, एज इट इज परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। चलिए तो इस चैप्टर में इतना था। अब अगला चैप्टर आता है हमारा पार्ट 8, हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। और पार्ट 8 में है नानी के घर तक। अब ओमना का जो सफर है वो क्या है? खत्म होने वाला है और ये अब अपनी नानी के घर जा रही है। ट्रेन के लंबे सफर के बाद हम देर रात कोट्टायम पहुंचे। बलियम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर है और स्टेशन से हमने दो ऑटो रिक्शा किए और बलियम्मा के घर पहुंचे। मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैं नहाकर कुछ खाए पिए बिना ही सो गई। अभी मैं सोई ही थी कि अम्मा ने जगा दिया। फिर हम तैयार हुए, अपना सामान उठाया और बस अड्डे के लिए निकल पड़े। अब बलियम्मा का पूरा परिवार भी हमारे साथ था। हम 10 लोग थे और बहुत सारा सामान भी था। ठीक है। अब देखिए यहाँ से जे अब अपनी नानी के घर जा रही है और नानी के घर जाने के लिए क्या है, अब ये देखती हैं। यहाँ पर देखिए, अब हम अमूमा के गांव पहुंच ही गए, पर नहीं, सफर अभी भी बाकी था। बस ने हमें जहां उतारा वहां एक तरफ पानी ही पानी था। अम्मा ने दूर पानी के पार इशारा किया जहां अम्मूमा का घर था और कहा, वो देखो हमें वहां पहुंचना है। पर हम वहां कैसे पहुंचेंगे? ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अम्मा ने बताया कि वहां पर पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही इस्तेमाल होता है। अब ये उतर तो गए थे वहां पर, अब उतरने के लिए अब इसे जाना था, अपनी अम्मू माँ के घर जाना था। तो उस रास्ते में बीच में क्या है? पानी है। तो पानी के लिए क्या है? फेरी का इस्तेमाल हो रहा है। एक तरीके से ये बोट है, नाव है। ठीक है। यहाँ पर इसे फेरी बोला जा रहा है। ठीक है, फेरी का इस्तेमाल। तो यहाँ पर ये सभी लोग इसमें सवार हो जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। ठीक है। सूरज ढलने से पहले ही फेरी अपने ठिकाने यानी कि टापू पर पहुंच गई और हम भी पहुंच गए अम्मू माँ के घर, इतने लंबे पर मजेदार सफर के साथ। ठीक है। अब देखिए यहाँ से, केरल के कई भागों में केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी, ठीक है, जो कि नाव के टाइप में है, हमने देखी अभी चित्र में, और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल होता है। चर्चा करो ये क्यों प्रयोग होती हैं? तो स्वाभाविक है, जल में क्या होगा? पानी में इसी प्रकार की नावों का ही मतलब उपयोग किया जाएगा, या तो स्टीमर हो, जहाज हो बड़े रूप में। अब छोटे स्तर पर है तो क्या है? ये फेरी और नाव का प्रयोग हो रहा है। ठीक है।
अब हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि बेटा तुमने कभी नाव की सवारी की है क्या? ठीक है, तुम्हारे गांव में कोई तालाब हो, नदी हो, वहां पर तुमने की हो, ठीक है। तो ये चीज हम बच्चों से पूछ सकते हैं यहाँ पर। चलिए, अब क्या है यहाँ पर देखिए, कुछ और फैक्ट देख रहे हैं हम। रेल टिकट देखो, अब रेल टिकट से संबंधित कई क्वेश्चन परीक्षाओं में देखने को हमें मिले हैं कि ट्रेन के टिकट पर क्या-क्या जानकारी दी जाती है। तो ऑप्शन दिए जाएंगे, और एक ऑप्शन इस तरीके का होगा आपका कि वो जो जानकारी है जो ट्रेन मतलब रेल टिकट में शामिल नहीं होती है, तो आपको अच्छे से इसको देखना है। तो देखिए, इसमें ट्रेन का नंबर होता है, बिल्कुल ट्रेन का नंबर होता है इसमें, ठीक है। अगला इसमें और सफर शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे के नंबर, ठीक है, किराया, दूरी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज और क्या देखें, पीएनआर नंबर भी होता है, ठीक है। ये और यहाँ पर देखिए ट्रेन नंबर दिया हुआ है, तिथि दी हुई है, कितने किलोमीटर सफर किया, कितने लोग यात्रा कर रहे थे, ठीक है, ये सब दिया हुआ है यहाँ पर। कौन सा आपका कोच था, सीट कौन सी थी आपकी, ठीक है। तो ये टोटल यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। और कितना कैश मतलब कितने रुपए का भुगतान किया, तो ये है। तो ये चीजें आप याद रखें, पूछ ली जाती हैं कई बार कि ट्रेन टिकट पर कौन कौन सी जानकारी दी हुई होती है। तो ये 5 चीजें तो आप विशेषतः याद रखें। और बाकी का ये और चीजें हैं, पीएनआर नंबर हुआ जैसे कि, ठीक है। और ये दिया जाता है, सीट नंबर दिया जाता है, और ये आपका टोटल किराया कितना हुआ ये भी दिया जाता है, तो ये आप याद रखें, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, और क्या चीज देखने को हमें मिल रही है। ये ट्रेन का टाइम टेबल दिया हुआ है, 16:335, गांधीधाम नगर कोल एक्सप्रेस। तो ये जो ट्रेन थी, इसने जो यात्रा शुरू की, वो गांधीधाम से, गुजरात से शुरू हुई इसकी यात्रा, ठीक है। और जैसे जैसे हर स्टेशन पर इसके पहुंचने का समय है, ठीक है, और हर स्टेशन पर कितने मिनट तक गाड़ी रुकती है वो भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। और ये गाड़ी ऐसे ऐसे इन सभी स्टेशनों से होती हुई जाती है, और अंततः मतलब इसका एंडिंग पॉइंट कहाँ पर है, तो अंत में यहाँ पर पहुंचती है ये नगर कोइल में, ठीक है। और ये कहाँ उतरी थी, कोट्टायम में उतर गई थी, ठीक है। याद रखें ये चीजें, मतलब ये ट्रेन का जो पूरा शेड्यूल होता है कि ट्रेन इस दिन से स्टार्ट हुई और कितने दिन यात्रा करेगी, लास्ट इसका स्टेशन कौन सा होगा, ठीक है। तो ये शेड्यूल दिया गया है पूरा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए एक और पॉइंट हमें मिल रहा है, हो सके तो रेलवे टाइम टेबल बच्चों को दिखाएं, उसे पढ़ने में उनकी मदद करें। रेलवे टाइम टेबल से गणित और भूगोल की बहुत सारी मजेदार क्रियाएं की जा सकती हैं। अब गणित के बच्चों को समय भी, समय का हम बता सकते हैं, ठीक है। दूरी बता सकते हैं कि किस स्टेशन तक कितनी दूरी हो गई। और भूगोल के लिए अगर हम बात करें तो भौगोलिक स्थिति की बात होगी कि ट्रेन इस स्टेशन पर रुकी, तो ये स्टेशन किस राज्य में आता है, अगला 3 स्टेशन छोड़कर ये जो स्टेशन है ये किस राज्य में आता है। तो बच्चों को भूगोल और गणित इन दोनों की अच्छी समझ भी बच्चों के अंदर विकसित होगी, ठीक है। और बच्चों को सुरक्षित पानी, स्वच्छता, रैंप आदि की उपलब्धता के लिए अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने में मदद करें। बच्चों को हम ले जाएं, बाकायदा निरीक्षण करवाएं बच्चों को, स्टेशन पर क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो बच्चे इसको क्या है, प्रत्यक्ष रूप से चीजों को सीखेंगे। अब यहाँ पर ओमना की यात्रा हो जाती है समाप्त, ठीक है, और ये चैप्टर भी हो जाता है एंड। अब हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, और अगले चैप्टर का नाम है बदलते परिवार, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कुछ परिवारों के चित्र दिए गए हैं, और ये जो परिवार हैं कुछ बदलते जाते हैं, मतलब देखते हैं इसको कैसे। निम्मी का परिवार बहुत खुश है, और उसके यहाँ नन्ही सी छोटी बहन आई है। देखिए इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये जो निम्मी है, इसके घर क्या है कि एक छोटी सी बहन इसके हॉस्पिटल से ये लोग आए, और इसके एक छोटी सी बहन का जन्म इसके घर में हुआ है, ठीक है। अब ये लोग इसको घर ले आते हैं, घर निम्मी भी बहुत खुश है वह अपनी बहन को देखकर, ठीक है। अब देखिए, कक्षा में प्रत्येक बच्चे को अपने अनुभव बताने का अवसर दें, ठीक है। बच्चे को हम बताएं कि बेटा अपने अनुभव बताओ, तुम डेली लाइफ में तुम्हारी में सुबह से लेकर शाम तक क्या होता है, तुम अपना जो दैनिक जीवन है वो कैसे बिताते हो, ये सब चीजें। अब देखिए यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं हम, तुम्हारे या किसी रिश्तेदार के घर में जो सबसे छोटा बच्चा है उसके बारे में कुछ बातें पता करो, जैसे कि उसका जन्म कब हुआ, वह लड़की है या लड़का है, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है, उसका जन्म कहाँ हुआ, वह शकल में किससे मिलता है या मिलती है, उसके बालों का रंग कैसा है, उसकी आंखों का रंग कैसा है, क्या उसके दांत हैं, उसे खाने में क्या देते हैं, अभी उसकी लंबाई कितनी है। ये बहुत सारी चीजें बच्चा सीखेगा, अनुभव करेगा इन चीज़ों का,
है ना? तो प्रत्यक्ष अपने दैनिक जीवन में उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएगा, दैनिक जीवन में उतार पाएगा उन चीज़ों को, ठीक है? और उसकी जो समझ है, सोच है, वो भी उसकी विकसित होगी। बच्चों को उनके जन्म प्रमाण पत्र व स्वास्थ्य कार्ड पढ़ने के लिए प्रेरित करें। चलिए, और बच्चों को हम यही बता सकते हैं, बच्चा दिन में कितनी देर सोता है, वह क्या-क्या आवाज़ें निकालता है, वह किसके पास ज़्यादा रहता है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए एक परिवार यहाँ पर दिया है और इनका क्या हो जाता है, बदली हो गई है, इनका ट्रांसफ़र हो जाता है और इनको एक चिट्ठी प्राप्त हुई। शेरिंग के बाबा को उनके ऑफ़िस से चिट्ठी मिली है, उसमें लिखा है कि उनको ऊँचा पद मिला है और अब उन्हें दूसरे शहर जाना है। सोचो, जब शेरिंग के बाबा ने अपने घर वालों को चिट्ठी दिखाई तो घर के अलग अलग लोगों को कैसा लगा होगा। कोई लोग दुखी हो रहे होंगे कि अब परिवार से दूर जा रहे हैं, बहुत दूर रहेंगे। देखिए ये अपनी अपनी पैकिंग कर रहे हैं, अब स्टेशन पे जा रहे हैं, बच्चा खुश हो रहा है कि मैं नई जगह जा रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोग उदास हो रहे हैं कि ये हमसे अलग हो गए, दूर हो गए, अब दूर रहेंगे। चलिए अब शादी है, देखिए एक पॉइंट यहाँ पर ये दिया है, आज नाजली के यहाँ सब बहुत खुश हैं, उसके बड़े चचेरे भाई की शादी है। देखिए एक नई वधू इनके घर में आई है, सब लोग बहुत खुश हैं। क्या इस शादी के कारण नाजली के परिवार में कुछ बदलाव होंगे? क्या-क्या बदलाव होंगे? जिस घर से नाजली की नई भाभी आई हैं, क्या उस परिवार में भी कुछ बदलाव हुए होंगे? अब ये जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं, वो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि आपके परिवार में कोई नया व्यक्ति आया, तो वो आपके परिवार में क्या-क्या बदलाव हुए? और ये जो इसकी जो भाभी हैं, वो अपने घर को छोड़कर इनके वहाँ आई हैं, तो उनके घर में क्या-क्या बदलाव हुए होंगे? उनको कमी खल रही होगी अपनी बच्ची की, कि वो लोग अकेले हो गए, ठीक है? ये सब चीज़ें हम बच्चों से पूछ सकते हैं। तुम भी अपनी माँ, चाची या मामी से पता करो कि वे उनकी शादी से पहले कहाँ रहती थी और जब वो यहाँ आ गई तो उन्हें कैसा लगा, ठीक है? तब उनके परिवार में और कौन-कौन थे, ठीक है? तो ये चीज़ हम बच्चों से डिस्कस करेंगे। तुम जब किसी शादी में गए थे, उसमें तुमने क्या-क्या देखा? अपनी कॉपी में चित्र बनाकर बताओ, ठीक है? तो हमने देखा कि निम्मी निम्मी जो थी जिसके घर में एक छोटी बहन आई है और सेरिंग जिनका तबादला हो गया है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और नाजली नाजली के परिवार में उसकी एक नई भाभी आई है कि परिवारों में अलग अलग कारणों से बदलाव हुए हैं। देख पा रहे हैं आप, अलग अलग बदलाव। यहाँ पर एक नया मेहमान आया उसके घर में दो बदलाव देखने को मिले। इनका ट्रांसफर हो गया, नई जगह जा रहे हैं, दो बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसके घर में एक नई वधू आ गई, इसकी नई भाभी आ गई, तो बदलाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्या परिवारों में बदलाव कुछ और कारणों से भी हो सकते हैं? पता करो किन-किन कारणों से, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ ये फैक्ट हैं बच्चों के लिए, आपका परिवार कितने सालों से यहाँ रह रहा है? यहाँ आने से पहले आपका परिवार कहाँ रहता था? ठीक है? बदलाव ज़िंदगी का हिस्सा है। बच्चों को हम बताएँगे कि बदलाव बेटा ज़िंदगी का हिस्सा है। इन बदलावों का बच्चों पर गहरा असर हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि इस चर्चा को संवेदनशीलता से करें। बच्चों को बताएँगे हम कि बदलाव जीवन में हर परिस्थिति, हर मोड़ पर जैसे-जैसे आप बड़े होते जाओगे, जैसे-जैसे जीवन में आप आगे बढ़ोगे, परिस्थितियाँ बदलेंगी, वैसी-वैसी चीज़ों का बदलाव होता हुआ जाएगा। मेरा परिवार कल, आज और कल, ठीक है? सभी के परिवार किसी न किसी कारण से बदलते रहते हैं। देखें तुम्हारा परिवार भी बदला है कि नहीं। जब तुम्हारे दादा-दादी या नाना-नानी तुम्हारे जैसे छोटे थे, तब भी क्या तुम्हारा परिवार वैसा ही था, जैसा आज है? तो हम देख पा रहे हैं कि समय के साथ-साथ परिवारों में क्या होता जा रहा है? परिवर्तन होता जा रहा है। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल की आयु से पहले ही कर दी जाती है। इनमें से बहुत सी लड़कियों को तो स्कूल भी छोड़ना पड़ता है, ठीक है? और अब सरकार के द्वारा ये प्रयास भी किए जा रहे हैं और कि जिससे बच्चों के जो स्कूल हैं वो ना छूटें। और एक पॉइंट यहाँ पर हमें मिल रहा है जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटने पर और बाल विवाह कानून जो यह बताता है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष है। तो पूछ लिया जाता है कई बार कि लड़कियों की जो आयु की मतलब एज है वो कितनी है? तो 18 वर्ष और लड़कों के लिए विवाह के लिए जो आयु है वो कितनी है? तो 21 वर्ष। ठीक है? तो हम इस पर बच्चों को चर्चा करवाएँगे। इतने से अगर कम आयु पर शादी होती है तो बाल विवाह कहलाता है जो कि कानूनन गलत है, अपराध है। ठीक है? तो इस चैप्टर में इतना ही है और मुलाकात करेंगे हम आप सभी से अगली वीडियो में। ठीक है? जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।